नमस्कार फ्रेंड्स। दरोगा जीएस प्रैक्टिस सेट का यह सेट नंबर तीसरा है फ्रेंड्स। 2 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये सेट नंबर तीसरा है फ्रेंड्स। और हम लोग इसमें 25 जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट समझिए कि जो क्वेश्चन आंसर के अलावा जो फैक्ट बताए जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो एक भी क्वेश्चन के अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन काम करेंगे आपको एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको मतलब जो नॉलेज है उसको भी आप कोशिश कीजिए लिखने का या फिर रिवाइज करने का बार बार। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। कह रहा है कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यह जो निर्माण है अशोक के द्वारा कराया गया था 3री शताब्दी मतलब ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 3री शताब्दी जो बीसी था उसमें अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन जो याद रखना आपको, वर्तमान महाबोधि मंदिर है फ्रेंड्स, उसका निर्माण गुप्त काल के समय हुआ था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि केवल इस टाइप का कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था फ्रेंड्स, याद रखना है। लेकिन पूछ ले कि वर्तमान जो महाबोधि मंदिर है इसका निर्माण किन्होंने कराया है, तो गुप्त शासकों ने इसका निर्माण कराया है। याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ये जो कनिष्क है इसके समय चौथी बौद्ध संगति होती है जिसकी जो कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। और हाल ही में खतरों बीपीसी में भी यह पूछ लिया गया था कि कौन सी बौद्ध संगति है जो बिहार से बाहर हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति थी जो कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। और उस समय वहाँ का शासक फ्रेंड कनिष्क था, आपको याद रखना। हर्षवर्धन के समय फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि चीनी एक यात्री था ह्यूएन स्वांग, वो भारत आया था जिसकी पुस्तक सी यू की है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बिंबिसार जो है यह मगध वंश का, मगध पे शासन करने वाले पहले प्रथम वंशों में से एक शासक था। आपको याद रखना है फ्रेंड्स इन बातों को। और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा कि स्वराज पार्टी का 1923 में, कब फ्रेंड्स, तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। देखिए मैं ऑप्शन सारे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपके टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैं ऑप्शन वैसे ऑप्शन को डील करूंगा जो आंसर होगा सही राइट वाला। तो इसका राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर सी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए जो 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के शहर गया में हुआ था, वहाँ अध्यक्ष चितरंजन दास थे। और इन्होंने अध्यक्ष एक प्रस्ताव रखे कि जो अगले वर्ष चुनाव होने वाला है विधानसभा, उसमें कांग्रेस भाग ले। तो इनका प्रस्ताव जब नामंजूर हो गया, मतलब कि अध्यक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव ही नामंजूर हो गया, तब इन्होंने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का, जिसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, याद रखिएगा, उसका गठन किया था। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सीआर दास अध्यक्ष बनाए गए थे और मोतीलाल नेहरू को उसका सचिव बनाया गया था, सेक्रेटरी बनाया गया था। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये जो एक एक्स्ट्रा आपको एम.एन. राय नाम दिख रहा है फ्रेंड्स, यह भारत में साम्यवादी जो आंदोलन था, कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता थे। उन्होंने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। 1940 में एम.एन. रॉय और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, इनके बारे में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब नाम से आप कुछ ना कुछ परिचित होंगे। एम.एन. राय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जो 1904 जो एम.एन. राय थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रथम भाग लेने वाले भारतीय थे एम.एन. रॉय, याद रखिए। इनका पूरा नाम मनेंद्र कुमार राय था फ्रेंड्स, याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि किस वेद में, आपको पता है कि 4 वेद है, तो किस वेद में जादू टोना और वशीकरण, जिसे मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स कहा जाता है, उसका वर्णन किया गया, ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। देखिए कई बार ना अथर्ववेद ना लिख के इसका एक सेकंड नाम जो ब्रह्मवेद, ये भी आपके सामने लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो अथर्ववेद कहे या ब्रह्मदेव वेद कहे, दोनों का मतलब अथर्ववेद ही है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो अथर्ववेद में जादू टोना है। एक और मैंने सवाल कराया हुआ था जिसमें था कि कर्मकांड से रिलेटेड कौन था, तो यजुर्वेद था फ्रेंड्स, याद रखना। सामवेद की चर्चा में संगीत की चर्चा किया गया, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सामवेद में संगीत की चर्चा है। और जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है फ्रेंड्स, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और इसी में ऋग्वेद में ही आपको पता है फ्रेंड्स, तीसरे मंडल में इसका, और 10वें मंडल में और 7वें मंडल में, तीनों मंडल काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएस रिवाइज करते हैं, अगर तीनों में से कोई एक भी आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, याद रखिए फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है, जो आगे गाना है, यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका ज़्यादातर बच्चों राइट आंसर लगाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जो कि गलत होगा फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है बिस्मिल अजीमाबादी। मेरे बात को ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गाना को लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी, लेकिन इसे पॉपुलर बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है कि लोकप्रिय किन्होंने बनाए, तब तो राम प्रसाद बिस्मिल मारेंगे आप। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि लिखा कौन है, तो बिस्मिल अजीमाबादी लिखे थे। और यह जो गाना है 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, अब डेट भी याद रखिएगा काकोरी कांड का, उसके दौरान ये काफ़ी फेमस हो गया था फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। उसी दौरान राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को पकड़ के फांसी की प्रावधान किया गया था। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस आप क्लियर रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि इब्न बतूता एक विदेशी ट्रैवलर था, यह किसके शासनकाल में भारत आया था? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो इब्न बतूता है, यह मोरक्को देश से आया था भारत में, आपको याद रखना है, मोरक्को। और देखिए BPSC हम जो दरोगा के एग्जाम में हमेशा एक राजधानी पूछी जाती है, तो मोरक्को की जो राजधानी वो रबात है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। और यह कब आया था? तो आपको याद रखना है 1333 ईस्वी में आया था, यह याद रखिएगा 1333 ईस्वी में। और इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब न्यायाधीश उसमें बोला जाता है इसको। तो याद रखिए, 2-3 बात इसके बारे में आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है फ्रेंड्स, यह 1296 से 1316 तक शासन करेगा। कब से? 1296 से 1316 तक शासन करेगा, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोहम्मद बिन जो तुगलक है, यह कृषि विभाग का गठन किया था, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग का गठन किया था। और इस सवाल से एक इंपॉर्टेंट सवाल आप यह जान लीजिए फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दो ऐसे मध्यकालीन शासक हुए, उन्होंने जो कृषि कर था वह 1/50 रखा था, मतलब 50% लिया था लोग। तो अगर सवाल आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कौन मध्यकालीन शासक था जो उपज का 1/2 या 50% कर लेता था, तो 2 आदमी लेते थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। और ये जो फिरोज शाह तुगलक है, यह दीवान बंदगान, दीवान रियासत, इन सब बहुत से मतलब दास विभाग, रोजगार विभाग इंपॉर्टेंट है, रोजगार विभाग का गठन करने वाला फिरोज शाह तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है, आप याद रखिए। और बाबर आपको पता है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना करेगा 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। इन सब बातों को कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, और धीरे धीरे नॉलेज एक्यूमुलेट होकर आपका ज्ञान काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इन बातों को आप हमेशा अगर इस सेट को कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु एक संत थे भारत में भक्ति आंदोलन के दौरान। तो पूछ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जो है यह किस भक्ति मार्ग से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये कृष्ण भक्ति किया करते थे। केवल बस इनके बारे में आप यही याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति में विलीन थे, आप याद रखना आपको, बस काफ़ी यहाँ से आपका काम चल जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य आपातकाल, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, लगाया जाता है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356, याद रखिएगा। देखिए यह राज्य आपातकाल के बारे में कुछ समझ लीजिए। राज्य आपातकाल जो है यह राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, और जब राष्ट्रपति को यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक शासन नहीं चलाया जा रहा है, तब वहाँ पे राज्य आपातकाल लगाया जाता है। देखिए कई बार यह होता है कि सामान्यतः ये कंडीशन होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से उस राज्य की रिपोर्ट मांगते हैं और उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो बिना राज्यपाल से सलाह लिए भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और आर्टिकल 365 यह कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी निर्देश देती है और स्टेट गवर्नमेंट उसे लागू करने में असफल होती हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य में संवैधानिक सफलता जो मशीनरी है फेल हो चुकी है, और उसके आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगा दिया जाएगा, याद रखिएगा। आर्टिकल 352 है, आपको पता होगा फ्रेंड्स, देश में राष्ट्रीय आपात से डील करता है, और 360 वित्तीय आपात से डील करता है, जो अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगा है। और ये जो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है, यह अभी से 3 बार देश में लगाया जा चुका, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक लगाया गया था 1962 में, जो भारत और चीन युद्ध हुआ था, एक 1965 में और एक 1971 में इसको लगाया गया था। माफ कीजिए, 1962 में लगाया गया, एक 1971 में और फिर एक 1975 में लगाया गया था, आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 बार लगाया गया था फ्रेंड्स इसको। मैं थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज हो रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको थोड़ा चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक तो 62 में कंफर्म है और बाकी 2 आई थिंक मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? अगला सवाल फ्रेंड्स अब देखिए, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, सवाल पढ़िए अच्छे से,
जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, यह अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। देखिए ये इंटरचेंजेबल है, मतलब कि लोकसभा जो अध्यक्ष हैं यह उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा पत्र किसको देंगे, तो अध्यक्ष को देंगे। ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करके देते हैं, याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है किसको देते हैं फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को। हाल ही में जब ये जो राष्ट्रपति जी थे जगदीप धनखड़ जी, तो उन्होंने जब त्याग पत्र दिया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रेफरेंस करते हुए उन्होंने अपना त्याग पत्र लिखा था, आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में किया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से अपना संबंध रखता है, ये फ्रेंड ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 4A। इसमें जो आर्टिकल 51A है फ्रेंड, उसके तहत 11 मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई। कितने फ्रेंड्स, तो 11 मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई। और इसका ये जो मूल कर्तव्य हम लोग यूएसएसआर के संविधान से इसको लिए हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण सिंह समिति थी, एक स्वर्ण सिंह समिति जिन्होंने रिकमेंड किया था कि 11 मूल अधिकारों को शामिल किया जाए। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, 1976 के द्वारा केवल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़कर वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है फ्रेंड्स, तो 11 हो गई है। इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए अगला सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय, क्या फ्रेंड्स, नेशनल इनकम को समानतः किस रूप में मापा जाता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए फ्रेंड्स। देखिए ये जो जीडीपी है, यह किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर, मान लीजिए एक किसी देश का बाउंड्री लाइन है, तो इसके अंदर एक साल में जो भी प्रोडक्शन होगा फ्रेंड्स, उसका जो भी फाइनेंशियल मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य होगा, उसे उस देश का जीडीपी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें वैसे भारतीय जो विदेश में कमाते हैं उसको शामिल नहीं करते हैं फ्रेंड्स जीडीपी में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा राजदूतायुक्त, जो बाहर में राजदूतायुक्त है, उच्चायुक्त है, वहाँ जो भी प्रोडक्शन की गतिविधियाँ होती हैं वह जीडीपी में शामिल की जाती हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए एक देश के बाउंड्री के अंदर कुछ विदेशी भी कमाते हैं, तो जो भी विदेशी कमाते हैं उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, और जो भारतीय विदेश से कमा कर देश के अंदर भेजते हैं उसे हम लोग प्लस कर देते हैं, देन गणना करते हैं, जो जीडीपी निकलता है उसी को हम लोग जीएनपी कहते हैं। और आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो एनएनपी पर फैक्टर कॉस्ट पे जो एनएनपी निकलता है उसको हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं, याद रखिएगा। एनएनपी इसे ऐसे भी लिखा जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को, इसको देखिए फ्रेंड्स, इसको ये मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं किसी और वीडियो में स्पेशल जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई पे सब पे अलग अलग मैं एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखिए। यहाँ आप याद रखिए कि नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ थी, स्थापना उसका, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। देखिए 1950 में गठित जो योजना आयोग था उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। और नीति आयोग योजना आयोग के जगह पे अपना स्थान बनाया हुआ है। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष उनको कहा जाता है, आपको याद रखना है। और देखिए मेरे बात को अच्छे से ध्यान दिए फ्रेंड्स, नीति आयोग ना ही विधिक संस्था है और ना ही संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका गठन ना तो कानून बनाकर किया गया है और ना ही इसका चर्चा संविधान में किया गया। जिस प्रकार योजना आयोग था सेम स्टेटस इसका भी है, याद रखना है कि नीति आयोग ना ही विधिक है, ना ही सांविधिक है, ना ही संवैधानिक है, इसे गवर्नमेंट अपने एक नोटिफिकेशन के द्वारा क्रिएट की हुई है, याद रखिएगा ये काफ़ी। और नीति आयोग देश में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर, डिसेंट्रलाइजेशन के सिद्धांत पर काम करती, और यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि सहकारी संघवाद को सपोर्ट करती है, याद रखना इन बातों को फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस मौद्रिक
ये उपकरण का उपयोग करती है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन है आपके काफ़ी सारे, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बैंक दर का। देखिए ये जो राजस्व घाटा है आरबीआई के बस में नहीं होता, जिसे फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। कौन? एफडी को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, लेकिन बैंक दर को आरबीआई रेगुलेट करती है। और इसको देखिए ऐसे समझिए कि अगर बैंक लंबे समय के लिए आरबीआई से जो कर्ज लेती है और आरबीआई जो रिस्क जिस रेट पे कर्ज देती है उसी को बैंक रेट कहा जाता है फ्रेंड्स। और मुद्रास्फीति का समान मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि एक बास्केट ऑफ गुड्स होती हैं, उनके अगर प्राइस में कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार अगर वृद्धि हो रही है तो कहा जाएगा कि मुद्रास्फीति है फ्रेंड्स। देखिए आरबीआई के पास टारगेट है मुद्रास्फीति को देश में 4 ±2 के करीब रखना, मतलब कि मैक्सिमम 6% होना चाहिए और मिनिमम 2% के बीच में आरबीआई कोशिश करती है कि देश में मुद्रास्फीति को रखा जाए। इसके बीच अगर मुद्रास्फीति है तो माना जाता है कि देश की इकोनॉमी के जो हेल्थ है काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी जिसे पेरीहेलियन कहा जाता है फ्रेंड्स, यह कब होता है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई को यह कंडीशन होती है। और इस समय जो एवरेज दूरी है 1.47 करोड़, इससे भी इसमें थोड़ी कमी आ जाती है फ्रेंड्स, करोड़ जो किलोमीटर है इसमें से भी कमी आ जाती है, याद रखिएगा। और अगर पूछ ले कि सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी कब होती है तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 3 जनवरी। कब फ्रेंड्स? 3 जनवरी। और इस समय 150 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक दूरी हो जाती है इनके बीच में, याद रखना आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन दोनों डेट को फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए जो न्यूनतम दूरी है उसे पेरीहेलियन कहा जाता है, और जब अधिकतम दूरी होगा तो उसे एपहेलियन कहा जाता है, एपीहेलियन कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, दोनों शब्द याद रखना आपके लिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कि जो लक्षद्वीप है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका लोकेशन कहाँ है फ्रेंड्स? तो अरब सागर में। अरब सागर में जो है द्वीप समूह पूछ रहा है किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना पूरा का पूरा जो लक्षद्वीप है कोरल आइलैंड से बना है, जो कोरल द्वीप होते हैं उनसे बना हुआ, याद रखिए। ज्वालामुखी द्वीप क्या होती है फ्रेंड्स? तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे जो आइलैंड बनती है उसे ज्वालामुखी द्वीप कहा जाता है। जैसे भारत में एक बैरन आइलैंड है, नारकोडम आइलैंड है, जो अंडमान निकोबार की तरफ पड़ते हैं, उन्हें कहा जाता है। हाल ही में जो बीपीएससी का 71वें पीटी हुआ था उसमें भी यह सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान रखना है। विवर्तनिक द्वीप कैसी होती हैं? तो जब मान लीजिए 2 प्लेट आपस में जो मूवमेंट करती हैं उसके वजह से जब कोई प्लेट में द्वीप बनता है तो उसे विवर्तनिक द्वीप कहा जाता है। और निक्षेपित द्वीप जिसे डिपोजिशनल आइलैंड कहा जाता है फ्रेंड्स। मान लीजिए बहुत सारा जो आप गंगा सागर का एक नाम सुनते हैं वेस्ट बंगाल में, वह एक प्रकार का निक्षेपित द्वीप का ही उदाहरण है फ्रेंड्स। जब नदियाँ बहुत सारे अपना अवसाद लाकर जमा करते हैं और उससे कोई नए द्वीप का निर्माण होता है तो उसे फ्रेंड हम लोग निक्षेपित द्वीप कहते हैं। जैसे गंगा सागर एक द्वीप है पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल ये भारतीय जलवायु से संबंधित है, कह रहा है कि भूगोल से भारत में सर्वाधिक वर्षा हाईएस्ट रेनफॉल किस मानसून के समय होती है फ्रेंड्स? देखिए तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सबको पता होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू होती है, याद रखिएगा। और इससे देश में लगभग 75 से 80% की वर्षा हो जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 75 से 80% वर्षा हो जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। और देखिए सर्दियों में मतलब जनवरी फरवरी में जो भारत का आप मैप बनाते हैं और ये जो पश्चिमोत्तर भारत है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, वहाँ जो बारिश होता है ठंडी में वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और देखिए पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है फ्रेंड्स भूमध्य सागर में, और वहाँ पे जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है उसके द्वारा भारत की तरफ लाई जाती है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखिए जो लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून दोनों का नाम एक ही है फ्रेंड्स। इससे भारत में मेनली जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है फ्रेंड्स, वहाँ बारिश होता है, आपको याद रखना है। देखिए और ये जो तट है कोपेन के अनुसार एएस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखिएगा, तो मैंने आपको सब बताने की कोशिश किया है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, एशियाई शेर जो एशियाटिक लायन है फ्रेंड्स, उनका एकमात्र यह नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक आवास है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एशियाई जो शेर है उनके लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखिए। सुंदरबन जो है टाइगर, बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। एक सिंह गेंडा के लिए
काजीरंगा जो असम में है, मानस, वहाँ काफ़ी बड़े स्तर पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए चंबल रिवर में भी मगरमच्छ काफ़ी पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है भारत में। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी जो नदी है या व्रंश घाटी से, रिफ्ट घाटी का मतलब यह होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए दो पर्वत है उनमें दरार आ गया, ये फिर इसको जो कहेंगे ना ये रिफ्ट घाटी हो जाती है। तो कौन सी पर्वत जो है, नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर प्रभावित होती है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। देखिए ये जिसका राइट आंसर तो हो जाएगा डी, नर्मदा, क्योंकि नर्मदा सतपुड़ा और विंध्य जो पर्वत है उसके व्रंश घाटी से बढ़ती है, प्लस तापी जो है वो भी व्रंश घाटी से बढ़ती है। और मैंने यहाँ ऑप्शन इसलिए महानदी को भी लिखा है फ्रेंड्स कि अगर ऑप्शन में तापी नर्मदा नहीं है तो महानदी भी व्रंश, जो छत्तीसगढ़ बेसिन है, आप भारत का जियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वो भी एक प्रकार का उसको संरचनात्मक बेसिन कहा जाता है, वो भी एक प्रकार का भ्रंश का ही उदाहरण है। तो महानदी भी भ्रंश से बढ़ती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में नर्मदा तापी दोनों हैं तो आप उनको टिक करेंगे, इन दोनों में से कोई नहीं है फिर आप महानदी को टिक कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको शामिल किया था। ये जो आपको ध्यान रखना है, गोदावरी है, इस दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है, ये हेडक्वार्टर वाले सवाल है फ्रेंड्स, कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस, मनीला। मनीला जो है या फिलीपींस की कैपिटल है और यहीं पे एडीबी का हेडक्वार्टर। एडीबी के गठन फ्रेंड्स याद रखना आपको 1966 में हुआ था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए। देखिए और एक बार और याद रखिए, जो एससीओ ग्रुप आप पढ़ते हैं, संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाम में भले ही संघाई है फ्रेंड्स, लेकिन इसका हेडक्वार्टर चीन के शहर बीजिंग में है, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि ध्वनि का चाल स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो देखिए स्पीड ऑफ जो साउंड है सबसे अधिक सॉलिड माध्यम में होता है, याद रखना आपको, उससे थोड़ा सा कम फिर आपका लिक्विड माध्यम में, और सबसे कम आपका गैस माध्यम में होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा डी। देखिए वैक्यूम में ध्वनि नहीं चल सकती है, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और ठोस में भी, स्टील में इसकी गति लगभग 5600 मीटर पर सेकेंड होती है। और याद रखना अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में है फ्रेंड्स तो आपको एल्यूमिनियम टिक करना है, क्योंकि एल्यूमिनियम में 6400 प्लस मीटर पर सेकेंड इसकी गति होती है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नॉर्मल लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर पर 330-31 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की गति होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टील में, अगर स्टील ऑप्शन में नहीं है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम मारना है, क्योंकि सबसे अधिक 6400 प्लस एल्यूमिनियम होती है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि किस विटामिन की कमी से जो आप रतौंधी सुनते हैं, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता होता है फ्रेंड, ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा फ्रेंड आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। जीरोफिलिप्थोमिया भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। विटामिन सी की कमी से आपको पता है कि रतौंधी स्कार्बिक जो बीमारी ये होती है, और आपको बी की कमी से बेरी होता है, डी की कमी से रिकेटस नाम की एक बीमारी होती है, जिससे हड्डियों में कमजोरी आने लगती है फ्रेंड्स, याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। विटामिन की खोज आपको पता है फंक ने किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है उसका मुख्य घटक क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। C3 इसका प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। आप इसको अगर चाहें तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जो मेथेन है फ्रेंड्स, ये नेचुरल गैस का सबसे मेजर एलिमेंट्स होता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है, याद रखना है आपको। और मीथेन एक प्रकार का फ्रेंड्स आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, आपको याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देखिए एक एग्जाम हुआ था एसो का बिहार में, उसमें पूछ लिया था कि जो फर्मेंटेशन के जनक कौन है, तो लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन। टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। और पोलियो की जो बीमारी की खोज टीका का, या जोनाल्ड सॉल्क ने किया। तो मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड क्वेश्चन के साथ, आप इसको नोट भी कीजिएगा और रिवाइज करने की कोशिश भी कीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे समझिए, देखिए ये जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। जब रिएक्शन होगा CO2 और H2O का,
उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो बनेंगे ग्लूकोज और O2 बनता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तो O2 प्रोडक्ट होता है, न कि आवश्यकता होती है। तो देखिए जो ये फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होगी, तो एक तो सनलाइट की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, दूसरी वाटर की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है फ्रेंड, याद रखिएगा। और बाई प्रोडक्ट में ग्लूकोज निकलेगा और ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, याद रखिएगा। और पौधों में फ्रेंड्स जो जाइलम ऊतक है यह जल और खनिज का परिवहन करता है, और जो फ्लोएम ऊतक है यह पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न पार्ट में ले जाने का काम करता है। तो इसको भी याद रखिएगा। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल, 2 सवाल मैंने बिहार से भी रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहना कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है। तो ये देखिए जितने भी जिले लिखे हैं फ्रेंड्स, इसमें 3 में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है, आपको याद रखना फ्रेंड्स। देखिए देश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे हम लोग बिहार का स्थान आता है। बिहार में प्रथम स्थान पूर्णिया का आता था, आप याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरौनी में है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। रिफाइनरी जो USSR की मदद से स्थापित किया गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे मैंने लगभग 25 क्वेश्चन आपको करा दिए और 26 मिनट लगे पर क्वेश्चन, अप्रॉक्स हम लोग 1 मिनट लिए हैं फ्रेंड्स। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो क्वेश्चन के नंबर को इंक्रीज भी किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड, इससे आप केवल दरोगा का सेट मान के रिवाइज नहीं कीजिए, नहीं पढ़िए। इसमें बिहार SSC, बिहार ADU, देखिए इसमें जो है BSSC के लिए भी GK GS आपको काम करेंगे। अगर आप BPSC टीचर की तैयारी करते हैं उसमें भी आपको ये मदद करेगा। अगर जो वैकेंसी AEDO आई है उसमें भी आपको मदद करेगा। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी जो GS पूछे जाए तो वहाँ भी ये सब काम करेंगे फ्रेंड्स। ये मतलब एक सोर्स से आपके बहुत सारे एग्जाम टारगेट हो सकते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।